हेलो, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज नॉट शिट डिबेट। यहाँ मैं आकर्ष और मेरा दोस्त राहुल एक पॉडकास्ट सीरीज करते हैं जहाँ पे हम वेरियस टॉपिक्स पे प्योरली फैक्ट बेस्ड डिस्कशन या चर्चा करते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री यानी कि श्री जवाहरलाल नेहरू जी की अर्ली लाइफ के बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले की जर्नी कैसी थी और क्या क्या इवेंट्स हुए थे उनकी लाइफ में 1947 से पहले। नेहरू जी एक प्रिंसिपल लीडर थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के, जो कि इंडिया में हो रही थी 1930s और 40s में। आफ्टर इंडिपेंडेंस नेहरू जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे फॉर 17 ईयर्स। उन्होंने अपने टेन्योर में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम किया था। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहूँगा आगे की डिस्कशन को शुरू करने से पहले कि जवाहरलाल नेहरू जी 11 टाइम्स नॉमिनेट हुए थे नोबेल पीस प्राइज के लिए ड्यूरिंग 1950 एंड 1955। तो मैं थोड़ी सी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अर्ली लाइफ और करियर के बारे में बात करना चाहूँगा। पंडित जी का जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में हुआ था, जिसे हम आज के डेट में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। उनके पिताजी का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था और माता जी का नाम स्वरूप रानी था, और वो अपने घर में सबसे बड़े भाई थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक कश्मीरी पंडित फैमिली को बिलोंग करते थे और 16 साल की उम्र तक नेहरू जी के फादर ने उन्हें घर पर ही एजुकेट किया था प्राइवेट ट्यूशन्स के द्वारा। वो ट्रिनिटी कॉलेज इन कैम्ब्रिज गए थे अक्टूबर 1907 में और एक ऑनर्स डिग्री के साथ ग्रेजुएट हुए थे नेचुरल साइंस में 1910 में। अपनी डिग्री खत्म करने के बाद नेहरू जी लंदन मूव कर गए थे और वहाँ उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी थी। 1912 अगस्त में नेहरू जी वापस इंडिया आए थे और उन्होंने यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस करी थी। नेहरू जी गांधी जी के आइडियोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और इसी के चलते नेहरू जी ने फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन किया था। अब मैं वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पीरियड के बारे में बात करूं तो नेहरू जी ने सेंट जॉन एम्बुलेंस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफ़ी ज़्यादा मिलके काम किया था। उन्हें इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोविंशियल सेक्रेटरी भी बना दिया गया था इलाहाबाद के लिए। इसी पीरियड में उन्होंने काफ़ी सारे एक्ट्स के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट किया था। एक पर्टिकुलर एक्ट के बारे में बताऊं तो सेंसरशिप एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था, उसके अगेंस्ट नेहरू जी ने काफ़ी ज़्यादा बात की थी। नेहरू जी की पहली गांधी जी से मीटिंग 1916 में हुई थी ड्यूरिंग एनुअल मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि लखनऊ में थी। नेहरू जी की क्लोज एसोसिएशन जो हमें पता है कांग्रेस के साथ, वो 1919 के बाद हुई थी, यानी कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद। एक कंट्री में नेशनलिस्ट एक्टिविटीज और गवर्नमेंटल रिप्रेशन का एक पीरियड था, उस टाइम नेहरू जी इमर्ज हुए थे। तो जब नेहरू जी एक फुल इंडिपेंडेंस की बात करते थे इस टाइम पीरियड पे, तो उनको डोमिनेट कर देते थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि कहते थे इट्स अ मैडनेस टू थिंक ऑफ इंडिपेंडेंस। थोड़ी सी मैं बात करता हूँ अब होम रूल मूवमेंट की। तो होम रूल लीग जो थी एक शॉर्ट लिव ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि इंडिया में एस्टैब्लिश हुई थी अप्रैल और सितंबर 1916 में, जिसको इंडियन नेशनलिस्ट बाल गंगाधर तिलक और ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर और एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीडर एनी बेसन जी ने फॉर्म किया था। ये जो टर्म था ये एक सिमिलर मूवमेंट से बोरो किया गया था जो कि आयरलैंड में हुआ था, जिसका मकसद ये था कि इंडिया को सेल्फ रूल दिलाया जाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया से हटाया जाए। नेहरू जी को इस होम रूल लीग का सेक्रेटरी बनाया गया था इलाहाबाद में 1919 में। नेहरू जी का ये भी कहना है कि एनी बेसेंट का उनके चाइल्डहुड पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंस रहा और पॉलिटिकल लाइफ में आने के बाद भी उनका ये इन्फ्लुएंस जो है कंटिन्यू हुआ। वो एनी बेसेंट जी के एक बहुत ही बड़े एडमायरर थे और सपोर्टर थे। एक और जो डेवलपमेंट आई थी, एक रेडिकल चेंज आई थी इंडियन पॉलिटिक्स में, वो आई थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी से, जो लखनऊ पैक्ट बनाया गया था एनुअल मीटिंग में कांग्रेस की दिसंबर 1916 में। ये जो पैक्ट था ये नेहरू रेसिडेंस यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के घर पे बनाया गया था और नेहरू जी ने इस पैक्ट को काफ़ी ज़्यादा एनकरेज किया था, काफ़ी ज़्यादा वेलकम किया था और उनका ये मानना था इस पैक्ट के थ्रू दोनों कम्युनिटीज़ में एक एक सपोर्ट, दोनों कम्युनिटीज़ को एक साथ जोड़ा जा सकता है, दोनों कम्युनिटीज़ का जो रिफ्ट है उसे हटाया जा सकता है। तो अगर बात करें कि नेहरू जी की पहली बड़ी इन्वॉल्वमेंट क्या थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, तो वो थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि 1920 में हुई थी। नेहरू जी ने पूरे दिल से यानी कि होल हार्टेडली इस सत्याग्रह को ज्वाइन किया था। काफ़ी वेटरन्स ने, जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, बिपिन चंद्रपाल, मोहम्मद अली जिन्ना,
इन सभी लोगों ने इस आइडिया को अपोज किया था। तो एक रिफ्ट क्रिएट हो गई थी कांग्रेस के बीच में, जिसकी वजह से मोतीलाल नेहरू जी ने और सी आर दास जी ने एक अपनी नई पार्टी फॉर्म कर ली थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। बट नेहरू जी ने गांधी जी की तरफ लॉयल रहते हुए डिनाई कर दिया था स्वराज पार्टी को ज्वाइन करना, डिस्पाइट कि स्वराज पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे वो उनके फादर थे, यानी कि मोतीलाल नेहरू जी थे। तो इसी टाइम पे सुभाष चंद्र बोस जी का जो कंप्लीट फ्रीडम का आइडिया था, जो कि एक अल्टीमेटम था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ताकि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस मिल जाए, ये नेहरू जी को बहुत पसंद आया था। जो सीनियर लीडर्स थे पर जो कांग्रेस के, वो मानते थे कि इंडिया को अगर इंडिपेंडेंस चाहिए तो एक स्लोअर और पेशेंट अप्रोच यूज करनी पड़ेगी, जहां फिर से एक रिफ्ट क्रिएट हो गया 1928 में कांग्रेस के अंदर ही। जवाहरलाल नेहरू ने ओपनली नेहरू कमीशन को नकारा था, जो कि उनके फादर मोतीलाल नेहरू जी ने प्रपोज किया था। यहाँ एक रिफ्ट को सॉल्व करने के लिए महात्मा गांधी जी को बीच में आना पड़ा था। एक बहुत ही बड़ा चेंज आया था नेहरू जी की लाइफ में 1929 में, जब उन्हें कांग्रेस प्रेसिडेंट की पोस्ट दी गई थी। यहाँ से नेहरू जी ने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में नेहरू जी का एक बहुत ही बड़ा रोल था। तो ब्रिटिशर्स ने जब डोमिनियन स्टेटस की 1929 में जो डिमांड जो है इंडिया की वो रिजेक्ट करती थी, तब नेहरू जी ने प्रेसिडेंसी ऑफ कांग्रेस पार्टी को अज्यूम किया था। वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए थे और लाहौर सेशन 29 दिसंबर 1929 को उन्होंने एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। तो नेहरू जी ऐसे पहले लीडर थे जो डिमांड कर रहे थे कांग्रेस पार्टी में से कि इंडिया को एक कंप्लीट फ्रीडम दिलाई जाए ब्रिटिश एम्पायर से। जवाहरलाल नेहरू जो कि यंग प्रेसिडेंट थे पैन इंडियन पॉलिटिकल पार्टी के, उस टाइम कांग्रेस पार्टी के, वो पूर्ण स्वराज में बिलीव करते थे। पूर्ण स्वराज नेहरू जी के लिए ये मतलब नहीं था कि कॉलोनियल स्टेट यानी ब्रिटिशर्स को इंडिया से हटाया जाए, बल्कि उनका ये मानना था कि इंडिया में एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी, नेशनलिज्म, लैंड रिफॉर्म्स और काफी सारे लॉज लाए जाएं जिससे इंडिया को एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया जा सके। थाउजेंड्स ऑफ सपोर्टर्स जो है प्लेज लेने आए थे पूर्ण स्वराज के उस हिस्टोरिक नाइट में लाहौर में, जहाँ पे एक यूनिक इंटरप्रिटेशन किया गया था पूर्ण स्वराज का। हर किसी का अपना पूर्ण स्वराज का एक यूनिक इंटरप्रिटेशन था। और ये जो प्लेज है ये सेलिब्रेट की गई थी 26 जनवरी को। इसलिए हमारे को आज की डेट में भी 26 जनवरी को हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे माना जाता है, जिसको हम रिपब्लिक डे के नाम से आज सेलिब्रेट करते हैं। तो उसकी शुरुआत जो है यहाँ से हुई थी। जब लाहौर सेशन एंड हुआ 1929 में, तो नेहरू जी ग्रेजुअली जो है एक इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बहुत बड़े लीडर बन गए थे। और गांधी जी ने थोड़ा सा स्टेप बैक करके थोड़े स्पिरिचुअल रोल में चले गए थे। गांधी जी ने कभी भी ऑफिशियली नेहरू जी को अपना पॉलिटिकल हेयर जो है डिस्क्लोज नहीं किया, बट कंट्री ने नेहरू जी को नेचुरल सक्सेसर ही माना था गांधी जी का। तो अब मैं अगर आपसे बात करूं सॉल्ट सत्याग्रह की, तो हम में से बहुतों को नहीं पता होगा कि महात्मा गांधी जी ने एक बार जवाहरलाल नेहरू जी को एक ट्रोजन की तरह रेफर किया था। ट्रोजन यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसमें क्वालिटीज हो इंड्योरेंस, डिटर्मिनेशन और एक्सट्रीम एनर्जी की, और वो अपनी कंट्री या अपने लैंड को डिफेंड करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को तब रेफर किया था जब नेहरू जी सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम विलेजर्स को लीड कर रहे थे। सत्याग्रह में नेहरू जी को अरेस्ट कर लिया गया था 1930 में, और फिर गांधी जी ने मोतीलाल नेहरू को लेटर लिखते हुए कहा था कि जवाहर नीडेड दिस रेस्ट। नेहरू जी एक ऑफिस बियरर थे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। जब उन्हें अरेस्ट किया गया था 1930 में, वो इलाहाबाद से रायपुर जा रहे थे। महात्मा गांधी जी नेहरू जी से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे जब उन्होंने एक बहुत बड़ी मीटिंग को एड्रेस किया था और एक बहुत ही बड़ा प्रोसेशन लीड किया था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट पे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेहरू जी को 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट सुना दी थी सेंट्रल जेल में, जब वो सॉल्ट लॉ को तोड़ रहे थे। गांधी जी ने तब फिर से एक मोतीलाल नेहरू जी को, यानी कि उनके फादर को, लेटर लिखते हुए कहा था, सो जवाहर इज टू हैव 6 months रेस्ट। He has worked like a Trojan. He needed this rest. If things continue to move with this present velocity, he won't have seen 6 months of rest. तो हम देख सकते हैं कि सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम पे गांधी जी नेहरू जी से कितना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। तो अब मैं बात करूं अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और अर्ली स्टेजेस ऑफ फ्रीडम की, तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है फॉर्मली लॉन्च हुआ था लाहौर कांग्रेस सेशन के बाद, जब नेहरू जी ने पूरी जी जान से नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट में अपने आप को पूरे अपने दिलो जान से उसमें लगा दिया था। नेहरू जी को 1930s में जो है अरेस्ट किया गया, जो कि उनके
लाइफ टाइम का दूसरा सबसे लंबा प्रिजन स्टे था। उनके रिलीज होने पर उन्होंने एक सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म करी विद इन कांग्रेस और उन्होंने इंसिस्ट किया कि इमीडिएट मेजर्स लिए जाएं जिससे कि इंडिया का जो गोल ऑफ फ्रीडम है उसे अचीव किया जा सके। तो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया था और नेहरू जी ने कांग्रेस के लिए बहुत ही विगोरसली कैंपेन किया था। वो कभी भी किसी भी कॉन्टेस्ट में डायरेक्टली इलेक्शंस में पार्ट नहीं लिया। वो हमेशा गांधी जी के साथ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में अपना विश्वास रखते थे। नेहरू जी जो है कांग्रेस में बहुत ही अच्छी रैंकिंग पे आ गए थे और वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे 1936 और 1937 में। लेकिन 1938 तक आते-आते कांग्रेस में एक जो रिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई थी। जब सुभाष चंद्र बोस जी और गांधी जी ने अलग-अलग कैंप्स बना लिए थे तो नेहरू जी को काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल डिलेमा फेस करना पड़ा था। बट नेहरू जी ने इन द एंड गांधी जी की साइड लेना और उनके मेथड्स को सपोर्ट किया। जब बोस जी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट से रिजाइन कर दिया तो नेहरू जी का जो स्टेटस था कांग्रेस पार्टी में वो एक अलग ही हाइट पे पहुंच गया था। ये जो ईयर था ये नेहरू जी के करियर का एक बहुत ही नया फेज था। तो लास्ट में एंड करते हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूंगा मैं आपसे। 1921 से जो 1945 का जो पीरियड था उसमें नेहरू जी ने 9 साल यानी कि एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो 3259 डेज स्पेंड किए थे जेल में। वो इतने बड़े बैरिस्टर थे, वो फॉरेन में पढ़ के आए थे, फिर भी उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इंडिया में इतना कुछ किया, यानी कि 9 साल बिताए जेल में, जो कि बहुत ही बड़ा टाइम पीरियड है अपने आप में ही। पर एक आयरनी की बात यह है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो उनके कंट्रीब्यूशन यानी कि जो फ्रीडम स्ट्रगल और इसमें जो उनका कंट्रीब्यूशन था उसको चैलेंज कर रहे हैं और एक ऑल्टरनेटिव एक नई हिस्ट्री लिखी जा रही है कुछ पार्टी या कुछ लोगों द्वारा, जो कि बिल्कुल गलत है। इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कि जो नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन था फ्रीडम स्ट्रगल में वो बहुत ही बड़ा रहा है। उनको एक टॉर्च बियरर माना जाता है फ्रीडम स्ट्रगल का और उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एक रोड मैप बनाया था मॉडर्न इंडिया का। क्या जो भी चीज़ें आप व्हाट्सएप में पढ़ते हैं, फॉरवर्डेड मैसेज पढ़ते हैं, क्या आप उनको ध्यान से रीचेक या रीवेरीफाई करते हैं? क्योंकि आजकल जो ट्रेंड बन गया है कि एक पर्टिकुलर पार्टी या एक पर्टिकुलर जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के वेटरन्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, उनके बारे में कई ऐसी बातें बताई जाती है हमें जो कि सच नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी अगर आप किसी भी फ्रीडम स्ट्रगलर, एक फ्रीडम फाइटर के बारे में कुछ भी पढ़ें तो उसको वेरीफाई ज़रूर करें और उसे सच ना मान लें सिर्फ व्हाट्सएप या फेसबुक फॉरवर्ड होने की वजह से। इसी नोट पे हम अपना पॉडकास्ट एंड करेंगे। नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में आप सबसे जल्दी मिलते हैं। कीप लिसनिंग टू अस एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।